हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। तो देखो, आप मेरे चैनल पे बेटा नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा बेटा। देखो, आपको चैप्टर बाई चैप्टर अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट से पढ़िए, आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। और अभी बेटे मेरे चैनल पे एक ऑफर चल रहा है जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन ओपन है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है। तो बेटे इस ऑफर का लाभ उठाइए। न्यू बैच है वो 8 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो बेटे अब बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखो, चैप्टर है आपका वो है आज 13वें चैप्टर का नाम है ऊष्मा का संचरण। तो बेटा इस चैप्टर को आप मिस मत करना। वीडियो है बीच बीच में स्किप करके मत देखना, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना, तब चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा अब हम करेंगे चैप्टर की शुरुआत बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। तो जो ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है वो किस में होता है, इसका आंसर आपको यही बताना था कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। तो जो विकिरण होती है, विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का संचरण है वो सबसे तेज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विकिरण के द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण है वो सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। जो तांबा है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको सूर्य से ऊष्मा मिलती है, तो हमको जो सूर्य से ऊष्मा मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है। तो हमको सूर्य से ऊष्मा मिलती है वो मिलती है बेटा विकिरण के माध्यम से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप समझिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्माएं विकिरण की तीव्रता वस्तु से उस बिंदु की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्माएं विकिरण की तीव्रता वस्तु से उस बिंदु की दूरी के क्या होता है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखोगे आप, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा क्लियर। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्लस बेल आइकन की घंटी को प्रेस भी करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, कई टाइप से घुमा के भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब बेटे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है छठा कि सुचालक से आप क्या समझते हैं। देखो क्वेश्चन है सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो समझो, जिसमें ऊष्मा का संचार है वो शीघ्रता से होता है, यानी शीघ्रता का मतलब है तेजी से होता है। जिसमें ऊष्मा का जो संचार है यानी संचार है वो शीघ्रता से होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, वो क्या कहलाता है, सुचालक। नेक्स्ट है कुचालक। क्या है, तो कुचालक में बेटा जिसमें ऊष्मा का संचार कैसे धीरे धीरे होता है, बहुत मंद होता है, वो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। जब अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ सुचालक से आप क्या समझते हो या सुचालक क्या होता है, तो बेटा जिसमें ऊष्मा का संचार बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है या बहुत ज्यादा शीघ्रता से होता है, तो वो क्या होता है, सुचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कुचालक क्या है। तो देखो कुचालक में क्या होता है बेटा, ऊष्मा का संचार धीरे धीरे होता है तो वो कुचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, यानी ऊष्मा के संचरण की विधियां पूछ रहा है, वो कितनी विधियां हैं। तो बेटा जो ऊष्मा का संचरण है ना, इसकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, 3। पहली है चालन, दूसरी है संवहन, तीसरी है विकिरण। तो कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, वो तीनों विधियां आपको ध्यान रखनी है। पहली विधि है चालन, दूसरी है संवहन, तीसरी है विकिरण। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की संवहन क्रिया ठोस, द्रव तथा गैस में से किसमें नहीं होती।
क्वेश्चन अच्छे से समझ लो आप। ऊष्मा संचरण की संवहन क्रिया ठोस, द्रव तथा गैस में से किसमें नहीं होती? तो बेटा जो संचरण की क्रिया है, संचरण की संवहन क्रिया है, वो ठोसों में नहीं होती। इसका आंसर क्या है? ठोस, यानी ठोसों में नहीं होती। नेक्स्ट है ताप प्रवणता का मात्रक क्या है? तो जो ताप प्रवणता का मात्रक है वो है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोलोगे प्रति मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ताप प्रवणता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखोगे इसके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि ऊष्मीय चालकता गुणांक का मात्रक बताइए। ऊष्मीय चालकता जो गुणांक का मात्रक है वो मात्रक क्या है? तो किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेंटीग्रेड। ये इसका क्या है? मात्रक है। किसका? ऊष्मीय चालकता गुणांक का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ये ऊष्मा संचरण की कौन सी ऐसी विधि है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो वो है विकिरण। विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मीय विकिरण के गुण। ऊष्मीय विकिरण के गुण क्या है? तो देखो पहला गुण है ऊष्मीय विकिरण का, समझिए कि ऊष्मीय विकिरण का संचरण एक सरल रेखा में होता है। जो ऊष्मीय विकिरण का संचरण है ना वो एक सरल रेखा में होता है। पहला गुण तो ये है ऊष्मीय विकिरण का कि भाई ऊष्मीय विकिरण का जो संचरण है वो एक सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट दूसरा जो विकिरण है, दूसरा जो गुण है इसका ऊष्मीय विकिरण का, वो कह रहा है कि यह निर्वात से भी गुजर जाते हैं। जो ऊष्मीय विकिरण है ये निर्वात से भी क्या है? गुजर जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसका ये हो गया। थर्ड पॉइंट है कि यह प्रकाश के वेग से चलते हैं। जो ऊष्मीय विकिरण है, ऊष्मीय विकिरण का गुण क्या है? कि ये प्रकाश के वेग से चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला है कि यह जिस माध्यम से गुजरते हैं उसका ताप नहीं बदलता। यानी जो ऊष्मीय विकिरण है, ये ऊष्मीय विकिरण जिस माध्यम से गुजरता है उसका ताप नहीं बदलता। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि भाई ऊष्मीय विकिरण है, ऊष्मीय विकिरण जिस भी माध्यम से गुजरता है उसका ताप नहीं बदलता। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊष्मीय विकिरण का परिवर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है। यानी जो ऊष्मीय विकिरण है इसका एक गुण यह भी है कि ऊष्मीय विकिरण का परिवर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है। अब बेटे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बेटा बहुत जल्दी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आज बारिश हो रही है और बहुत तेज बादल है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, तो रूम के अंदर अंधेरा सा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बेटा। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन को समझिए। देखिए पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पानी में रहने वाले जंतु झील की ऊपरी सतह पर बर्फ जमे रहने पर भी कैसे जीवित रहते हैं, बने रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है भाई पानी में रहने वाले जो जंतु है ना वो झील की ऊपरी सतह पर जब बर्फ जम जाती है लेकिन फिर भी उसमें जंतु जीवित रहते हैं। कारण क्या है कि भाई झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जमने के बाद भी क्या है? जीवित जंतु रहते हैं। तो इसका क्या कारण है समझो। देखो ठंडे देशों में जाड़ों की ऋतु में वायु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश की बात हो रही है, प्रदेश की नहीं, देश की बात हो रही है। ठंडे देशों में जाड़े की ऋतु में जिस समय ये जो मौसम चल रहा है वो जाड़ों का है, तो जाड़ों की ऋतु में जो वायु का टेम्परेचर है ना, वायु का ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है तो सीधे सीधे मतलब है कि बर्फ जमने लगती है, नीचे गिर जाता है, जिससे वहां की झील का पानी जमने लगता है। बिल्कुल सही बात है, जिससे वहां की झील का जो पानी क्या है वो जमने लगता है। और वायु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने से पहले तालाबों की सतह का जल ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अन्यथा इसका घनत्व अधिक हो जाने के कारण यह भारीपन से नीचे बैठने लगता है तथा नीचे का हल्का जल ऊपर आता रहता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरी झील का ताप कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं गिर जाता। जब जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरने लगता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। अतः अब जल नीचे नहीं जाता तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होकर बर्फ के रूप में सतह पर जमने लगता है। बर्फ की इस सतह के नीचे अब भी कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहता है। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह
अपने नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, अतः नीचे वाला जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है, जमता नहीं है। इसलिए इसमें जंतु क्या रहते हैं बेटा, जीवित रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भाई पानी में रहने वाले जंतु झील की ऊपरी सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? तो आपने आंसर सुन लिया कि भाई जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, सॉरी प्रदेश नहीं, ठंडे जो देश होते हैं उनमें जाड़ों के दिनों में वायु का जो ताप है, टेम्परेचर है, कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब 4 डिग्री वायु का टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ की जो झील का पानी है वो जमने लगता है। वायु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने से पहले तालाबों की जो सतह का जल है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अंततः इसका जो घनत्व है वो अधिक हो जाने के कारण यह भारीपन से नीचे बैठने लगता है। भारीपन से कहाँ? नीचे बैठने लगता है तथा नीचे का हल्का जल ऊपर आता रहता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरी झील का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं गिर जाता। जब जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरने लगता है तब इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। अतः अब जल नीचे नहीं जाता तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होकर बर्फ के रूप में सतह पर जमने लगता है। बर्फ की इस सतह के नीचे अब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहता है। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है अतः यह अपने नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, अतः यह नीचे वाला जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है, जमता नहीं है। इसीलिए इसमें जंतु जो है वो जीवित रहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक दो बार आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, उसे भी समझते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के जो आंकिक क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। ये भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है, फिर भी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अच्छा है। देखो कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म का मतलब है गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी एवं लोहे के गुटकों को स्पर्श करने पर, स्पर्श का मतलब है छूने से, यानी जब आप लकड़ी और या लोहे के गुटके को जब आप छूते हो तो छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक गर्म प्रतीत होता है। क्या कारण है? कहने का मतलब है जब गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, दूसरा लोहे का गुटका है, लोहे का गुटका या लकड़ी का गुटका, दोनों के गुटके हैं, तो लकड़ी के गुटके की अपेक्षा लोहे के जो गुटका जब आप छूते हो तो वो अधिक गर्म लगता है। उसका कारण क्या है? तो ये हमें आंसर समझना है। समझो बेटा, ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी एवं लोहे के गुटकों को स्पर्श करने पर गुटका अधिक गर्म प्रतीत होता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी एवं लोहे के गुटके को स्पर्श करने पर लोहे का गुटका, किसका? लोहे का गुटका अधिक गर्म प्रतीत होता है। क्यों गर्म प्रतीत होता है? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक, लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। भाई ये देखिए, लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक, तथा लोहा ऊष्मा का क्या होता है बेटा? सुचालक होता है। ग्रीष्म ऋतु में लोहा वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। गर्मी के मौसम में जो लोहा होता है, एफी जिसे बोलते हो आप, तो लोहा वातावरण से ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जबकि लकड़ी में वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि जो लकड़ी है इसका वातावरण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यही कारण समझ लो आप कि लकड़ी व लोहे के गुटकों को स्पर्श करने पर लोहे से ऊष्मा हमारे शरीर में, कहाँ से? लोहे से ऊष्मा हमारे शरीर में यानी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है, जिससे लोहे का गुटका गर्म लगता है। किसकी तुलना में? लकड़ी की तुलना में। जबकि बेटा लकड़ी से कोई भी ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती, जिसका कारण वह समान ताप पर लगता है। आगे समझिए, देखो अच्छे से समझिए, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये था भाई, ग्रीष्म ऋतु में एक लकड़ी है, दूसरा लोहे है, लकड़ी और लोहे के दो गुटके हैं,
उन गुटकों को स्पर्श करने पर जो लोहे का गुटका है वो अधिक गर्म लगता है, जबकि लकड़ी का जो गुटका है वो गर्म नहीं लगता। और जैसे ही आप लोहे के गुटकों को छुओगे तो वो अधिक तेजी से आपको गर्म लगेगा, लेकिन जैसे लकड़ी के पे आप हाथ स्पर्श करोगे, ऐसे टच करोगे, तो आपको गर्म नहीं लगेगा। उसका कारण क्या था? देखो, ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी और लोहे के गुटकों को स्पर्श करने पर लोहे का गुटका अधिक गर्म लगता है। उसका कारण ये है कि भाई, एक तो कारण ये था कि ऊष्मा है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा जो है वो विकिरण, ऊष्मा का विकिरण है वो इसमें धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे प्रभावित होती है। और ऊष्मा का सुचालक है, इसमें ऊष्मा बहुत तेजी के साथ प्रभावित होती है। तो देखो, ग्रीष्म ऋतु में लोहा जब वातावरण के संपर्क में आता है तो भाई लोहा वातावरण से क्या कर लेता है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जबकि लकड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लकड़ी का वातावरण से कोई भी संबंध नहीं होता और लकड़ी वातावरण से कोई भी ऊष्मा अवशोषित नहीं करती है, जिसके कारण लकड़ी व लोहे के गुटकों को स्पर्श करने पर लोहे से ऊष्मा, जब हम लकड़ी तथा लोहे के दोनों गुटकों को स्पर्श करते हैं, हाथ से छूते हैं, तो लकड़ी की तुलना में जब हम लोहे को छूते हैं तो लोहे के छूने से क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो हमारे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे लोहे का गुटका गर्म लगता है। तथा लकड़ी में इस प्रकार की कोई भी ऊष्मा बेटा स्थानांतरित है वो नहीं होती, लकड़ी के अंदर नहीं होती। तो यही कारण है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी की तुलना में लोहे का गुटका छूने से अधिक गर्म लगता है। अब बेटे, इस चैप्टर में जो आपके आंकिक क्वेश्चन है, उन आंकिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेटा, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, आपको महत्वपूर्ण सूचना भी बता दूं। देखो, डिस्काउंट जो ऑफर है 50% वाला, वो अभी चल रहा है। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में 50% डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ और बॉटनी तीनों सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेंगी। चैप्टर बाय चैप्टर ही आपको नोट्स मिलेंगे। घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपने परिवार से आप जुड़िए। आपका अपना परिवार YP एजुकेशन ट्रिक चैनल है, जहां से आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छी परसेंटेज आराम से बना सकते हैं। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए। हमारा नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए। आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी, न्यू बैच है वो 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो बेटा, अब चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं आंकिक क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए बेटे, आंकिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को समझो आराम से। क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मीटर लंबी एक छड़ में ताप प्रवणता कितनी है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर है। छड़ के तप्त सिरे का माप 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडे सिरे का ताप ज्ञात कीजिए। चलिए बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? देखो, एक छड़ में ताप प्रवणता 0.5 मीटर लंबी एक छड़, इसका मतलब इसने क्या दे दिया बेटा? छड़ की लंबाई दे दी है। भाई, छड़ की लंबाई कितनी दी है? इसने दी है 0.5 मीटर। क्लियर? इसके बाद देखो, ताप प्रवणता क्या है भाई? ताप प्रवणता, ताप प्रवणता कितनी है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। नेक्स्ट, और क्या दिया है? तप्त सिरे का ताप दिया है। तप्त सिरे का माप नहीं है, यहाँ पे ताप होगा। तप्त सिरे का ताप, तो समझिए। देखो, तप्त सिरे का ताप बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, आपको पता करना है इसमें ठंडे सिरे का ताप ज्ञात कीजिए। तो एक बात और लिखो आप, माना ठंडे सिरे का ताप बराबर Q नहीं, क्यों नहीं, ताप बराबर थीटा मानो, थीटा। ठीक है। तो देखो, आपका अब ये सूत्र बन जाएगा। आप लगाओगे ताप प्रवणता बराबर क्या लगाओगे? ताप परिवर्तन।
बटे लंबाई, बटे क्या है लंबाई। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है ताप परिवर्तन। तो इसके नीचे एक रखे, इसमें मान लो तिरछी मल्टीप्लाई, तो ताप परिवर्तन निकाल लो आप बाहर, आप निकाल लो ताप परिवर्तन। जब आप ताप परिवर्तन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ताप प्रवणता हो जाएगा आपका, ताप प्रवणता गुणे ये हो जाएगा आपका लंबाई। अब आप देखो ताप प्रवणता कितनी है, ये दे रखी है 80, तो आप 80 लिख लो, इनटू लंबाई देखो कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, तो आप 0.5 लिख लो। एक जीरो तो आना ही आना है, 8 पंजे कितना हुआ 40, अब एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना हुआ ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका ये हो गया। ठीक, इसके बाद देखो ताप परिवर्तन आपको निकालना था, ताप परिवर्तन तो ये आ गया आपका। अब आप देखिए इसमें और क्या दिया है, देखो तप्त सिरे का ताप दिया है 30 डिग्री। ठीक, आपने ठंडे सिरे का ताप माना था, ठंडे सिरे का ताप कितना माना थीटा, तो आप लिखोगे क्या भाई, तप्त सिरे का ताप कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ठंडे सिरे का जो ताप है वो कितना हो जाएगा आपका भाई थीटा, बराबर किसके, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन कितना है आपका 40 है। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस का है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 40 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 30 प्लस का है 40 माइनस का है, तो थीटा बराबर कितना बचेगा, थीटा बराबर बचेगा माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बेटा कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे अगला अंक क्वेश्चन है, उसे भी आप समझ लीजिए अच्छे से। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग सेंटीमीटर है, तथा उसकी मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है। इसके दोनों फलकों के बीच का ताप स्थिर है, उनके बीच तापांतर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक का मान 0.15 कैलोरी प्रति मीटर सेंटीग्रेड हो तो ज्ञात कीजिए कि 30 मिनट में कितनी ऊष्मा एक फलक से दूसरे फलक के बीच प्रभावित होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गिवन वैल्यू। तो बेटे इसमें सबसे पहले आप गिवन वैल्यू देखिए क्या है। देखो सबसे पहले तो इसमें देखो क्षेत्रफल दे रखा है, क्या क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया है 200 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो बेटा ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और क्या दे रखा है भाई, मोटाई दे रखी है एल, मोटाई दे रखी है। तो देखो मोटाई को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, एल से। ये दे रखा है इसने 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो तापांतर कितना है, यानी दोनों के बीच तापांतर कितना 100 डिग्री, यानी एक को हम कह रहे हैं θ2 तो एक को कह दो आप θ1, यानी θ2 माइनस θ1 बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है और क्या दे रखा है, देखो ऊष्मा चालकता गुणांक दे रखा है 0.15 कैलोरी, कितना दे रखा है 0.15 कैलोरी। इसका मतलब पूरा 15 है, नहीं 0.15 है ना, एक सेकेंड चेक करते हैं। चलिए जी ये आप 15 मानिए, कितना चालकता गुणांक का मान कितना है 15 कैलोरी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर नहीं सेकेंड है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, हम देखो के बराबर कितना 15 कैलोरी
प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। क्लियर। अब देखो टाइम, समय, तो बेटा टाइम देखो कितना दे रखा है इसने दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट, तो देखो 30 मिनट दे रखा है टाइम। तो 30 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 60 सेकेंड। 30 गुणे 60 सेकेंड। अब देखो सूत्र लगाते हैं। सूत्र आप लगाओगे भाई, Q बराबर के ए और थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डी। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटे, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू, के चेक करिए आप, के देखो 15, आप यहाँ 15 रख लो इनटू ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है 2 गुणे 10 की पावर 2, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। इसके बाद थीटा 1 और इनटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितनी है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 की, चलो 2 पहले कर लो 1 बाद में कर लो, कोई टेंशन नहीं है। कितनी है, 100 है। इसके बाद और क्या दे रखा है, और तो कुछ भी दिया नहीं है। इसके बाद हाँ इसमें टी भी है, समय भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो टी कितना है भाई 30 गुणे 60 है। कितना है 30 गुणे 60, तो आप यहाँ करो 30 गुणे 60 अपॉन नीचे क्या है डी यानी वो एल कितना है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 4 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -3। ठीक, अब इसे काट लो, देखो 15 चौका कितना हुआ 60, ये आपका कट गया। ठीक, अब यहाँ देखो गुणा कर लो, 15 दूनी कितना हुआ 30, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 15 दूनी 30, ठीक है, और 15 तिया 45, ये हुआ 450 इंटू कितना हुआ 100। ठीक, अब ऊपर देखो ये है प्लस की 3 है पावर, वो माइनस की 3 है पावर, 10 की पावर -3, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। प्लस की कितनी हो जाएगी ऊपर जाके, प्लस की बताओ कितनी हो जाएगी भाई, प्लस की 3 हो जाएगी ऊपर जाके, और 3 की प्लस की 3 माइनस से माइनस की 3 जाएगी तो प्लस की 1 बचेगी, तो मैं सीधे सीधे 1 0 और लगा दे रहा हूँ उसमें। ठीक, तो देखो 1 0 2 0 2 4 5 0, 1 2 3 4 और 1 5, 5 0 तो आना ही आना है। ठीक, इसके बाद देखो 45 से कम 45 और 3 की 45 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये आया 135। अब आपको क्या करना है, ये कर ले रहे हैं अपने पावर में चेंज। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हम लगा दे रहे हैं 7 अंक के बाद पॉइंट, कहाँ पे 1.35 गुणे 10 की पावर कितनी 7। ठीक है, कैलोरी। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इसे पावर में कन्वर्ट कर लिया। 7 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक के बाद जब हमने पॉइंट लगाया तो ये आया 1.35 गुणे 10 की पावर 7 कैलोरी। तो बेटे इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा ये चैप्टर था 13वां चैप्टर ऊष्मा का संचरण, ये ऊष्मा का संचरण जो चैप्टर आपका है वो कंप्लीट हुआ। अब जो भी क्वेश्चन 1 2 रह गए हैं वो आप अपने स्तर से पढ़ लीजिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मुझे लगे कि ये समझाने चाहिए वो सभी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। अब जो इसकी पीडीएफ है वो पीडीएफ शाम तक आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।